एक झूठ को सच ठहराने के लिए 70 झूठ का पुलंदायक तैयार किया जा रहा है। 70 तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं। एग्जिट पोल उसमें से एक झूठ ही है। लेकिन ये 400 पार बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग और कोई वोट दे रहे होंगे, उनकी वजह से 400 तो पार कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक आदमी जो मेरे चारों तरफ है वो तो गाली दे रहा है, मोदी जी को भी, आरएसएस को भी, बीजेपी को। तो 400 पार तो नहीं होंगे, लेकिन बेचारा कंफ्यूज होकर ये बोल रहा है सरकार बन जाएगी। देश की जनता देशभक्त है, अपनी भूखा रह जाएगी, लेकिन मोदी जी को इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी कि चाइना हमारी 4000 किलोमीटर जगह खा गया। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ जाएंगे। उस चीज़ को लेकर के पहले ही एक तरीके से हलचल मच चुके, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल तमाम चैनलों ने दिखाया, उसके बाद राजनीति में एक घमासान आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो देखिए, जो मोदी जी हैं पहले ही जो 30 दिन का, जो 100 दिन का उनका पूरा एजेंडा है, उसको लेकर के मीटिंग करनी शुरू कर दिया। तो वहीं विपक्षी दल इसको पूरी तरीके से नकार रहे। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मोदी मीडिया का पोल है, इसको हम नहीं मानते, यानी कि फैंटेसी जो है एक तरीके से पोल है। हमारे साथ यहाँ पर जो है प्राचा जी हैं, जो लगातार ईवीएम को लेकर के लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं, और अब जो वोटिंग 4 तारीख को हो रही है उसके लेके भी गाइडलाइंस दिए। सीधा सवाल पहले से प्राचा जी, 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, अब तमाम जो एग्जिट पोल हैं 400 पार के आंकड़े पर ही कहीं ना कहीं मोदी जी की जो बात की गई थी उसको साबित करते नजर आ रहे हैं। एक देखिए, मैं तो आपको क्योंकि मैं वकील हूँ, क्रिमिनल वकील भी हूँ, एक अगर कोई गैंग का लीडर होता है, वो ये बोलता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, कौन सा क्राइम करने की, तो वो तो गैंग का लीडर ही जानता होगा कि हमें ये बैंक लूटना है या यहाँ पे डकैती मारनी है, ये घर जलाना है। तो उसके सारे गैंग मेंबर्स जो है ना, जितने भी, वो पूरा ताकत इस बात पे लगा देते हैं कि अपने बॉस की आज्ञा का पालन कैसे किया जाए, और उसमें एक से बढ़कर एक कार्रवाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जब 400 का शब्द बोल दिया अमित शाह जी ने या मोदी जी ने, तो गैंग मेंबर्स, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये क्रिमिनल गैंग ही क्रिमिनल है, लेकिन मैं एक पैरेलल बता के आपको बता रहा हूँ, तो उनके जितने भी चाटुकार, आप जो भी इस शब्द से आप जानना चाहें, मैं तो उन्हें क्रिमिनल पत्रकार नहीं मानता हूँ, क्रिमिनल्स मानता हूँ। तो उनकी बात को पूरा करने का, और ये सारे जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज ने खरीद ही लिया है, और अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने खरीद ही रखे हैं सारे। तो वो तो एक तरीके से एक नॉन क्रिमिनल गैंग बन गया है ये। तो ये गैंग के जब बॉस ने जब बोल दिया, तो सारे गैंग मेंबर्स तो उनकी बात पूरा करने के लिए ना ज़मीन आसमान एक कर देंगे, झूठ सच फ्रॉड कुछ भी करके 400 पार ही बोलेंगे, और वही हुआ है। लेकिन मैं बुनियादी चीज़ पे आना चाहता हूँ, और वो बुनियादी चीज़ ये है कि चुनाव में हमारे देश में जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, उसमें ज़रूरत क्या है, एग्जिट पोल की आवश्यकता क्या है, क्या फ़ायदा हो रहा है देश की आम जनता को। सिर्फ 3 दिन पहले अंदाज़ेबाजी, मतलब एक तरीके से सट्टा बाज़ार है ना ये, और सट्टा बाज़ार तो अपराध है। ये अंदाज़े लगा के क्या काम होते हैं, अंदाज़ा लगा के, पहले तो जैसे क्रिकेट में बैटिंग होती है, ये बैटिंग का एक तो ये अपराध करने की मौका मिल रहा है, तो ये सट्टा बाज़ार के अपराधी खुश। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार में जो भी पार्टी होगी वो खुश। क्यों खुश? क्योंकि उसके जो खुद के कार्यकर्ता हैं उनका जोश बढ़ जाएगा। ज़मीन पे इस वक्त, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने क्या बोला कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो 40 सीटें भी नहीं आ रही। तो अब उनके मनोबल बढ़ाने के लिए और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ये एक झूठा फ्रॉड स्वांग रचाया जाता है। ठीक है, अब ये स्वांग रचाया गया तो उन्होंने बोल दिया, तो जो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूटा। तीसरा, इसका क्या फ्रॉड है, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर एक दबाव बनेगा, यार हम क्यों रिस्क में पड़ें, इनकी सरकार बन रही है, इन्हीं के आदेश मान लो। जैसे अमित शाह जी के ऊपर ये अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 150 से ज़्यादा रिटर्निंग ऑफिसर्स को फ़ोन किए हैं। तो भाई अमित शाह जी की बात मान लो, एक आरओ बेचारा कहीं बैठ के जो ईमानदारी से काम करना चाहता होगा, ये टीवी पे भी मैं देख रहा हूँ 400 की सीटें आ रही हैं और अमित शाह जी ने फ़ोन कर दिया मुझे। अब वो ये तो कहेगा नहीं वापस, अगर ये सर्वे ना आए होते तो वो हो सकता है अमित शाह जी को ये बोल देता, अमित शाह जी आप होम मिनिस्टर हो इस वक्त, मैं आरओ हूँ, मुझे फ़ोन नहीं कर सकते आप, किस वजह से आपने मुझे फ़ोन कर दिया। तो वो बेचारा डर गया, उसने फ़ोन ही रिसीव कर लिया इनका, एक ये काम हो गया। वो प्रेशर में आ गया,
कि हो सकता है इनकी सरकार बन जाए, और ये तो ईडी सीबीआई अभी जैसे अपने विपक्षी नेताओं के ऊपर लगा रहे हैं, हमारे ऊपर भी लगा रहे हैं। तमिलनाडु में तो उन्होंने अफसरों के ऊपर भी लगा दिए हैं ईडी सीबीआई, ये दबाव बन गया। चौथी चीज़ जो पांचवी चीज़ जो सबसे बड़ी है, ये चुनाव तो धांधली भरा है ना ईवीएम से। अगर 400 सीटें लानी है इन्हें, तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के जरिए से आ सकती थी। जो ये फ्रॉड किए इन्होंने, वोटर लिस्ट में से वोटों में से वोट कटवाए हैं, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई है 5-5 दिन बाद जब रिलीज़ हुए, और उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें, फॉर्म 17C गायब हो गया। ये सब जो चीज़ें हुई हैं ये, और ईवीएम के बारे में तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो अब ये 400 पार करने की जस्टिफिकेशन क्या देंगे? वैसे तो कोई 40 पार भी नहीं मानेगा, जनता नहीं मानेगी, जनता बगावत पे उतर आएगी। तो 400 पार को भी करना तो ईवीएम से है, उसकी बहानेबाजी बहुत सारे तरीके से, उसको जस्टिफाई बहुत सारे तरीके से करना है। जिस तरीके के बयान मोदी जी ने दिए हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने जो इतने गंदे बयान दिए थे ना, उससे पोलराइजेशन हो गई, उससे पब्लिक बेवकूफ़ बन के मुझे वोट दे गई। ये वो हमारी साइकोलॉजी में दिखा रहे हैं। ये जो देखिए, उसके बाद तो एग्जिट पोल्स भी वैसे ही आ गए। तो एक झूठ को सच ठहराने के लिए 70 झूठ का पुलंदा एक तैयार किया जा रहा है। 70 तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं, एग्जिट पोल उसमें से एक झूठ ही है। ठीक है सर, हम ज़मीन पर जब गए थे, हम इस तरीके से लोगों से बात कर रहे थे, तो चाहे वहाँ पे भाजपा के सपोर्टर हो या फिर विपक्षी दल का, सभी ने एक बात बोली कि 400 पार का तो आंकड़ा नहीं पार करेगी। हाँ, तीसरी बार सरकार जरूर बन सकती है, लेकिन अब जब 401 का जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, इसको संयोग कहें, प्रयोग कहें, क्या इसको माने कि सीधा सीधा वही आंकड़ा जो है दिखाया जाता है जो पीएम मोदी जो है? देखिए, मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों ने भी वही सैंपल सर्वे किया, और जिन लोगों ने आपको बयान दिए वो भी किस चीज़ क्या है उनके मन में, 400 पार ही टेलीविजन पे आ रहा है। तो भाई मैं तो वोट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये 400 पार बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग और कोई वोट दे रहे होंगे, उनकी वजह से 400 तो पार कभी नहीं हो सकते। क्योंकि हर एक आदमी जो मेरे चारों तरफ है वो तो गाली दे रहा है मोदी जी को भी, आरएसएस को भी, बीजेपी को। तो 400 पार तो नहीं होंगे, लेकिन बेचारा कंफ्यूज होकर ये बोल रहा है सरकार बन जाएगी। लेकिन मैंने वोट नहीं दिए, मेरे आसपास के चारों तरफ किसी ने वोट नहीं दिया, ये बात उसे पता है। लेकिन वो बात उसके मन में दब क्यों गई कि पूरा माहौल ऐसा फ्रॉडुलेंट माहौल बना रखा है। ये सब इस चीज़ के खेल हैं। वोट कोई नहीं दे रहा है, लेकिन माहौल बना हुआ है, तो आदमी शर्म भी आती है ना कि भाई टीवी पे आ रहा है 400 पार, मैं बोल दूं 40। तो इस तरीके से ये बात जो है बोल्डली बोलनी चाहिए। वो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ईवीएम ना हो, पेपर बैलेट से चुनाव करा लें मोदी जी, 40 पार नहीं होंगी, 50 पार नहीं होंगी, ये गारंटी है मेरी। सर, 401 को देख के क्या समझे? जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम मुद्दे जिससे जनता परेशान थी, क्या उनको नकार दिया है? और जो मुद्दे मोदी जी ने उठाए, चाहे वो मुसलमान को लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर के, मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए, मुद्रा तक विपक्षी दल के लिए उपयोग कर लिया उन्होंने। तो लोगों ने परेशानियां प्राप्त करने के लिए वोट दिए। आप इसको क्या लॉजिकल मान सकते हो कि हमें बेरोजगारी चाहिए, हमें देश की सुरक्षा को कमज़ोर करना है, चाइना हमारी जगह खा जाए, हमें खुशी है इस बात से। इस बात पे कोई वोट देगा? देश की जनता देशभक्त है, अपनी भूखा रह जाएगी, लेकिन मोदी जी को इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी कि चाइना हमारी 4000 किलोमीटर जगह खा गया। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। देश का एक भी नागरिक, ये 4 मीटर जगह नहीं, हमारे 19 सैनिकों ने जान दे दी थी वहाँ पे। वो चाइनीज़ जो आर्मी के लोग थे ना, उनके पास हथियार थे, निहत्तों ने, क्योंकि वहाँ पे हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, बिगैर हथियारों के धक्के मार मार के भगा दिया था, जान दे दी। तो ये देश की जनता है। मोदी जी कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर जगह मैं दे दूंगा और दे दूंगा, और उसके बाद जनता उन्हें इस बात के लिए वोट दे देगी। उनके खुद के, मोदी जी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं उनके इतने बड़े नेता हैं, ये चाइना से डरते हैं, इसलिए हज़ारों किलोमीटर जगह दे दी उन्होंने, और इस बात से खुश होके जनता वोट देगी। जनता इनकी शक्ल नहीं देखेगी। इसी बात तो नहीं लगता सर राम मंदिर फिर से चल गया? तो मैं चल कुछ भी जाए, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? क्या जनता ने इन जो शब्द मुजरा ये सब लोगों को पसंद किया? मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ कि क्या इन परेशानियों को, बेरोजगारी की परेशानियों को, चाइना की परेशानी को, ये जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें फर्जी पेपर आ जाते हैं, चाहे जो महिलाओं के साथ रेवन्ना जो है उन्होंने हज़ारों महिलाओं के साथ ये बदतमीज़ी की, तो लोग क्या इस बात से खुश हो गए मोदी जी को वोट दे रहे हैं? जो अभी
ब्रिजभूषण शरण साहब थे, उनके बच्चे जो बेटे ने, जो उन्होंने खुद किया और उसके बेटे ने अभी उसके कैवलकेड ने क्या कर दिया, जो हजारों तरह के इल्ज़ाम, जो गंगा को गंदा देखकर लोग उन्हें वोट देना चाहते हैं कि गंदगी और बढ़ाओ जमुना और गंगा में, इस बात के लिए वोट देगा कोई? ठीक है सर, विपक्षी दल लगातार एग्जिट पोल को जो है नकार रहा है, लेकिन पीएम मोदी 100 दिन के अपने एजेंडे पे काम करना शुरू कर चुके हैं, तो क्या ये मान लिया जाए पीएम मोदी मान चुके हैं कि तीसरी बार बिना रिजल्ट जाने उनकी सरकार बन चुकी है? वो एक ही चीज़ है बताने के लिए उनको, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जैक्ट रिजल्ट बता दे सिवाय रिजल्ट आने तक। ये सैंपल सर्वे ही तो होते हैं, एक क्या 0.01% वोटर्स को भी टच नहीं करते हैं। तो 100 दिन का प्लान कौन बनाएगा? जो या तो अंदाजे पे चल रहा होगा या बहुत बड़ा झूठा होगा। पता तो चार को ही लगेगा ना, तो या तो झूठे हैं या अंदाजे से ही पूरा देश चला रहे हैं, वो दोनों ही चीज़ें आप देख लीजिए। मगर मेरा कहना ये है कि ये सब भौकाल बनाया इसलिए जाता है कि वो अपने झूठ को सच कर सके। सच एक ही है, सच ईवीएम है। 40 और 50 से पार अगर एक भी सीट होती है भारतीय जनता पार्टी की तो ईवीएम से हुई है, ये देश की सच्चाई है। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो 40 और 50 से पार नहीं होंगी। इसीलिए मुद्दा है संविधान, मुद्दा है ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा और इसके लिए जन आंदोलन खड़ा होगा। मैं आज ही से ऐलान कर रहा हूँ, आज ही से बता रहा हूँ, और मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के लोग मुझे इस बात का क्योंकि चेहरा मानते हैं, इसलिए मुझसे ही कह रहे हैं कि चुनाव में चाहे इंडिया गठबंधन जीते चाहे एनडीए गठबंधन जीते, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। ईवीएम को हम पूरी तरीके से नकारेंगे, उसके बाद सही सरकारें आएंगी और मेरा ऐसा अंदाजा है उसके बाद दोबारा बीजेपी को कोई भी चुनाव जीतने में ज़मीन से लेकर आसमान तक मेहनत करनी पड़ेगी। ना सिर्फ इन्हें बल्कि जो दूसरी सरकारें बनेंगी उन्हें ऐसे कारनामे करने पड़ेंगे गंदे और घिनौने कि बीजेपी दोबारा जीत सके। तो दो चीज़ों की प्री कंडीशन है अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, एक तो ये कि बीजेपी ईमानदार पार्टी बन जाए, संविधान के ऊपर चलने वाली पार्टी बन जाए, आज तक के जो अपने सारे कुकर्म हैं उससे देश की जनता से माफ़ी मांगे। एक पहली कंडीशन चुनाव जीतने की बीजेपी की अगर पेपर बैलेट से होती। दूसरी कि जो अपोजिशन की सरकारें बने वो खुलेआम लूट मचा दें, मतलब लोगों के घरों में जाके पैसे छीनना शुरू कर दें। ये दो प्री कंडीशंस हैं अब कभी भी बीजेपी की सरकार बनने के लिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं। 4 जून को आपको क्या लगता है आंकड़े जो दिखाए गए एग्जिट पोल में उससे कितना बीजेपी नीचे आ जाए या जो आंकड़े दिखा दिए गए वही जो है ईवीएम के जरिए मिल जाए? कोई भी अंदाज़ा लगाना बेवकूफ़ी होगी और मैं कम से कम बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना बनना चाहता हूँ। मैं खुद ही इस बात को मना कर रहा हूँ। 0.01% भी सैंपल सर्वे में उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी जिसका सैंपल ही 0.01 नहीं है। ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है इसकी। ये सब फ्रॉड है। तो अगर इलेक्शन ईवीएम से धांधली हुई है जैसा मुझे पूरी उम्मीद है तो जनता धांधली वाले वोटों को भी हरा के कितने वोटों से इंडिया को जिताती है, यही एक सवाल है। दूसरा कोई सवाल देश के सामने है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो महमूद प्राचा जी से बात कर रहे थे जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और लगातार ईवीएम को लेकर के एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और अब जब 4 जून को वोटिंग की जो है काउंटिंग होनी है उसको लेकर भी एक बड़ी तैयारी की है। तमाम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।